हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। मैं अब स्वस्थ हूं और आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम लोग अकबर लगभग 15 से 20 मिनट के वीडियो में दोस्तों अकबर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाएगा आपका। दोस्तों, जितने भी एग्जाम में अगर अकबर के बारे में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, जितने भी पीएससी एग्जाम है, चाहे रेलवे हो, चाहे वो कोई भी कमीशन का, स्टेट कमीशन हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपीपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी हो, सीडीपीओ का एग्जाम हो, जितने भी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, उसकी 15 से 20 मिनट में आप सारे क्वेश्चनों को जान लेंगे और अकबर से संबंधित सारे फैक्ट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अकबर से अगर क्वेश्चन, मुगल शासन में अकबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको क्लियर कट मिलेगा। दोस्तों, आप देखिए। ठीक है, तो वीडियो को मैं शुरू करता हूँ, आप वीडियो देखना शुरू करिए। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं। देखिए, निम्न में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? देखिए दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करने में संलिप्त था। ठीक है दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु हुई और अकबर उस समय कहाँ पर था? सिकंदर सूर को समाप्त कर रहा था, मतलब सिकंदर सूर से उसकी लड़ाई चल रही थी। उस समय बैरम खां उसका संरक्षक था। ठीक है ना। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर बहुत छोटा था दोस्तों, और उस समय अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। ठीक है, याद रखिए कौन था? बैरम खां इसका संरक्षक था। ठीक है, मृत्यु की सूचना मिलने पर यह पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कलनौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को, देखिए 14 फरवरी 1556 ईस्वी को क्या हुआ दोस्तों? अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था। ठीक है, मुगल बादशाह क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया। ये कहाँ पर मिला? पंजाब के गुरदासपुर जिले के पास। ठीक है, गुरदासपुर जिला। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिली। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कहाँ थे, तो गुरदासपुर जिले के कौन सा जगह था? कलानौर जगह। कौन था? कलानौर जगह पर इसको सम्राट घोषित कर दिया गया था, कलानौर। तो मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था किस स्थान पर? कलानौर पर। ठीक है, याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए क्वेश्चन है, देखिए हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। ठीक है दोस्तों, राणा प्रताप जो थे वो अकबर के मुगल शासन के अधीन नहीं आना चाहते थे, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। अकबर ने अप्रैल 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेज दिया था। ठीक है, कहने का मतलब है, देखिए ये बात है 5 अप्रैल, कब की बात है? 5 अप्रैल 1576 को मानसिंह का, अकबर का जो सेनापति था मानसिंह के नेतृत्व में, ठीक है, मानसिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेज दिया था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही था, क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था ये। ठीक है, ठीक है, राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आया। ठीक है, फलतः जो युद्ध हुआ वो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें राणा प्रताप पराजित हो गए थे। ठीक है, याद रखिए। और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेना पड़ा। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो मानसिंह सेनापति था। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ दोस्तों? अप्रैल 1576 में हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 1576 में। याद रखिए, किसके किसके बीच हुआ अगर पूछ दे तो राणा प्रताप और अकबर के बीच, मुगल बादशाह अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिए, ध्यान रखिए। अकबर के सेनापति कौन थे? मानसिंह। हल्दी घाटी के युद्ध के महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? देखिए यहाँ पे अकबर के सेनापति कौन थे आपको मैंने बता दिया, मानसिंह। और राणा प्रताप के अगर महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे तो हकीम खान। याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों ना, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, तो दोनों याद रखना है, दोनों के सेनापति। तो देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति की मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। ठीक है, राजपूत ये योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग करने तो अफगानों की एक टुकड़ी भी हकीम खां सूर भी कर रहा था। ठीक है, तो याद रखिए कौन था? हकीम खां सेनापति था, महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वो कौन थे? देखिए अकबर ने सर्वप्रथम, देखिए अकबर बहुत धर्मनिरपेक्ष राजा था। उन्होंने क्या हिंदू राजाओं से भी संबंध स्थापित किए। तो इसी कड़ी में उसने, अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से, कौन राजपूत थे? कछवाहा राजपूतों से क्या किए? अपने संबंध स्थापित किए। किससे? कछवाहा राजपूतों से। ठीक है, और 20 जनवरी, ये बात है 20 जनवरी 1562 को, कब? 20 जनवरी 1562 को आमेर के राजा भारमल या बिहारी मल, ये कहाँ के राजा थे?
आमेर के राजा भारमल, जिनको बिहारी मल भी कहा जाता था, बिहारी मल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा अपनी ज्येष्ठ पुत्री, ठीक है ना, इसने अपनी ज्येष्ठ पुत्री जिसका नाम हरखा बाई भी बोला जाता है, हरखा बाई बोल दीजिए, या प्रचलित नाम जोधा बाई भी बोल दीजिए, ठीक है, जोधा बाई की विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। अकबर ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अजमेर से लौटते समय उसने बिहारी मल की पुत्री से शादी कर लिया 1562 में, ठीक है। इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। कछवाहा राजपूतों से संबंध स्थापित क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्न में किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो किसने किया दोस्तों, कछवाहा राजपूतों ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, ठीक है दोस्तों, कहाँ जाता था, तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती। कहाँ पर जाता है दोस्तों, मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे, अकबर ने सूफी संत में अपनी आस्था जताई थी और चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। अकबर ने किसको समर्थन दिया था, चिश्तिया संप्रदाय को, याद रखिए, किसने समर्थन दिया था, चिश्तिया संप्रदाय को, ठीक है। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कहाँ पर है दोस्तों, अजमेर में इनकी दरगाह है, ठीक है, अजमेर में दरगाह है, ये भी एग्जामों में पूछ सकता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दर्शन हेतु अक्सर जाता था। इसके अतिरिक्त यह क्या करता था, समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दर्शन हेतु सिकरी भी जाया करता था, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती के दर्शन सिकरी भी जाया करता था। तो यह कि कहाँ पर अधिक जाता था, मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में जो अजमेर में है। निम्न में से किसी ने स्वयं अकबर ने मारा था, देखिए अकबर का संरक्षण बैरम खां और महामगंगा ने मिलकर किया था। महामगंगा के पुत्र अधम खां को, महामगंगा के पुत्र अधम खां को अकबर ने 1562 ईस्वी में स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या करती थी इसने, अतगा खां की। तो अधम खां महामगंगा का पुत्र था, उसको अकबर ने मार दिया था, क्योंकि इसने क्या किया था, अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने एक अकबर की संप्रभुता ने स्वयं स्वीकार नहीं की थी, देखिए मेवाड़ राज्य ने, जो मेवाड़ राज्य था, उसने अकबर की स्वयं कभी भी संप्रभुता, मतलब अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की। कहाँ के राजा थे, मेवाड़ के थे, ठीक है। वहाँ के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध किया। राणा प्रताप की मृत्यु के पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर की संधि स्वीकार कर ली। देखिए महाराणा प्रताप ने, मेवाड़ के जो राजा थे, आप जानते हैं हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था, तो उन्होंने नहीं स्वीकारा अकबर की अधीनता को, लेकिन उनके पुत्र जो हुए महाराणा प्रताप के राणा अमर सिंह ने जहांगीर की जो है ना अधीनता 1615 में अधीनता किसकी स्वीकार कर ली थी, जहांगीर की, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, तो मारवाड़ के राजा कौन थे, रामचंद्र सेन। आपको बताया मेवाड़ के राजा अमर सिंह तो जहांगीर के सामने घुटने टेक दिए थे, तो मारवाड़ के रामचंद्र सेन जो थे, उन्होंने कभी मुगल सेनाओं का सामना किया और चारों तरफ घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी मुगलों के सामने अपना सर नहीं झुकाया। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी, देखिए यह मंडला की रानी थी। देखिए मंडला की रानी थी, कहाँ की रानी थी, मंडला की, दुर्गावती। देखिए 1564 ईस्वी में अकबर ने कड़ा तथा पूर्वी प्रदेशों के साथ आसफ खां को राज्य जीतने के लिए भेजा, लेकिन परंतु दुर्गावती जो मंडला राज्य की रानी थी, उसने क्या किया, उसने अधीनता स्वीकार नहीं की और अकबर के साथ युद्ध करने किया उसने, किसने, दुर्गावती ने, याद रखिए मंडला की रानी थी। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी, देखिए अकबर के शासन काल में जो शहजादा सलीम थे, कौन थे, शहजादा सलीम, उन्होंने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था, ठीक है, विद्रोह कर दिया और वह इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक के तरफ रहने लगे, ठीक है। अकबर ने 1602 में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेल सरदार वीर सिंह देव मार्ग में ही ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। देखिए हुआ क्या था, शहजादा सलीम जो बाद में इन्हीं का नाम जहांगीर भी है, बाद में ये जहांगीर के नाम से सत्ता संभाला इन्होंने क्या किया, अबुल फजल जो दोस्त थे, अबुल फजल जो अकबर के दोस्त थे, उसको वीर सिंह देव के माध्यम से उसकी हत्या करवा दी थी, किसने, जहांगीर ने, किसकी, अबुल फजल की, ठीक है। अबुल फजल विद्रोह कर दिया था, ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, अबुल फजल को मरवा दिया शहजादा जहांगीर ने, याद रखिए, बस इतना ही।
निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो देखिए, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, यही एकाएक है, और तो सब तो यही सबसे बड़ा गलत है। ठीक है, कभी नहीं त्यागा उसने, ये तीनों से यही गलत है। अकबर की लोकप्रियता के क्या कारण थे? देखिए, मनसबदारी प्रथा उसने लागू किया, ठीक है, धार्मिक नीति अपनाई, भू राजस्व व्यवस्था अच्छा किया, सामाजिक सुधार किया। तो ये चारों का चारों सही है। निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? देखिए, तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने वाले हमारे सबसे धर्मनिरपेक्ष और लोकप्रिय मुगल शासक अकबर ने ऐसा किया। उन्होंने ये जो जाजिया कर लगता था, जो बहुत उन्होंने 1500, देखिए इन्होंने क्या क्या समाप्त किया मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे राजा थे एक तरह से। 1564 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? जाजिया कर समाप्त कर दिया। ठीक है, और 1562 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? दास प्रथा को समाप्त कर दिया। तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। देखिए, इसमें से कोई भी पूछ जाता है एग्जामों में, आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो पूछे कि तीर्थ यात्रा कर हिंदू और मुस्लिम शासकों एक दूसरे के नजदीक लाने के लिए इन्होंने क्या किया? बहुत सारे करों को समाप्त कर दिया। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? तो देखिए, किसे प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? देखिए, अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर तक फैला हुआ था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। अतः वह प्रसा के फेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता था, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी समान थे। ठीक है, प्रबुद्ध निरंकुश का मतलब हुआ, निरंकुश का मतलब हुआ कानून के नज़र में सब समान। ठीक है, तो ये ऐसा अकबर ही थे। ठीक है ना, उनके नज़र में सब समान थे, कोई सब धर्म समान था। निम्नलिखित में इसमें किसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए? वो तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो। देखिए, अकबर ने कुछ सामाजिक परंपराओं और व्यक्तिगत मान्यताओं पर अंकुश लगाया। उसने यह कार्य सुधार की दृष्टि से कहा कि उसने आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह दूसरा विवाह तभी कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी से कोई संतान न हो। ठीक है, हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दे दिया गया तथा बलपूर्वक स्त्रियों के सती होने पर रोक लगाई इसने। तो ये बहुत ही अच्छा शासक था अकबर। ठीक है, अकबर ने बहुत सारे सुधार किए, ठीक है ना, महिलाओं के प्रति। तो इसको ध्यान रखिए। ठीक है, अकबर का शासन जाना जाता है, किस चीज के लिए जाना जाता है? देखिए, अकबर का शासनकाल क्षेत्रों को जीतने के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है, न्यायिक प्रशासन, ये तीनों के लिए। लेकिन इसके लिए धार्मिक कट्टरता उसके अंदर नहीं थी, उसने सब धर्मों को समान माना था। ठीक है, वो धर्मनिरपेक्ष राजा था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख को क्या कहा जाता था? देखिए, अकबर के शासनकाल में सैनिक विभाग का प्रमुख जो है उसको मीर बख्शी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मीर बख्शी। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, किस तरह की सैन्य व्यवस्था थी? मनसबदारी व्यवस्था थी। ठीक है दोस्तों, देखिए, साम्राज्य के विस्तार के लिए उसने एक सुसंगठित सेना का होना अत्यंत आवश्यक था, तो उसने सैन्य सुधार के लिए मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन किया। ठीक है, मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त होती थी। ठीक है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। ठीक है, याद रखिए। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो देखिए, दीवान का दर्जा जो दिया गया था मोहम्मद मुजफ्फर खां तुर्बती को दिया गया था दीवान का दर्जा। ठीक है, दीवान शब्द फारसी भाषा का है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। ये इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। ठीक है, दीवान किसके लिए उपयोग होता था? खजाना विभाग के अधिकारी के लिए, खजाना विभाग के लिए उपयोग करते थे। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंजूर के हाथों आता जाता रहा। मुजफ्फर का सरकारी सोपान में दीवान के पद को स्थान दिलाने में सफल रहा। ठीक है, तो याद रखिए, तो सबसे इसीलिए मुजफ्फर का तुर्बती का नाम ज़्यादा फेमस है। ठीक है, पूर्ण रूपेण दर्जा देने वाला प्रथम व्यक्ति। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? देखिए, मनसबदारी प्रथा जो है मंगोलिया से लिया गया था। ठीक है, मनसबदारी सैन्य व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग था। ठीक है, जाप्ती प्रणाली किसकी उत्पत्ति? देखिए, जाप्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का उपयोग। जाप्ती प्रणाली का मतलब क्या था? भू राजस्व प्रणाली थी एक। ठीक है, भू राजस्व प्रणाली थी एक जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जाप्ती खसरे के तौर पर देता है।
ठीक है ना। मतलब ये भू राजस्व प्रणाली थी, इससे अगर कोई ज़मीन ज़्यादा ले लिया हो चाहे कम ले लिया हो तो सरकार उसको जब्ती करती थी। ठीक है, भू राजस्व प्रणाली है और ये अकबर के शासनकाल में प्रचलित हुई। ठीक है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो ये भू राजस्व प्रणाली में ही उनकी ख्याति थी। ठीक है, टोडरमल की। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, बंदोबस्त व्यवस्था, जाप्ती प्रणाली को भी बंदोबस्त व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिए। टोडरमल संबंधित किससे संबंधित थे? तो टोडरमल जो है मालगुजारी सुधारों से संबंधित है। ठीक है ना, कितना मालगुजारी लिया जाए भू राजस्व का, यही उनका काम था। ठीक है, इनका जो व्यवस्था था आईने दहसाला व्यवस्था, आईने दहसाला व्यवस्था या टोडरमल बंदोबस्ती भी कहा जाता था। ठीक है, टोडरमल बंदोबस्ती से यह संबंधित है जमीन के मामले में। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह अकबर के मध्य निम्न में से कौन नैर्तन्य की कड़ी थी? नैर्तन्य की कड़ी थी। तो देखिए, टोडरमल जो है उन्होंने ही टोडरमल बंदोबस्ती जो है ये कड़ी थी जो शेर शाह और अकबर को जोड़े हुआ है। अकबर काल में राजस्व की एक चर्चित नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो देखिए, आईने दहसाला पद्धति या टोडरमल पद्धति बोला जाता है, इसको किसने पद्धति विकसित किया था? टोडरमल ने। ठीक है, याद रखिए। अकबर ने दीने इलाही धर्म, देखिए दीने इलाही धर्म या तौहीदे इलाही धर्म, दीने इलाही धर्म का मतलब था कि अगर कोई भी चाहे तो वो अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम में आ सकता है। ठीक है, अकबर ने 1582 ईस्वी में इसको शुरू किया था। ठीक है, यह इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन सम्राट का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया, राजा भगवान देव और राजा मानसी ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो बीरबल नहीं इसके स्वीकारा। ठीक है, याद रखिए इसको। दीन इलाही धर्म, दीन इलाही धर्म का प्रचार किस शासक ने किया था? तो अकबर ने किया था। ठीक है, 1582 ईस्वी में। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा था? तो देखिए, इनमें से किसी ने धर्म नहीं कहा था, दीन इलाही एक विचार था, सूफी मत था। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? देखिए, बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा विचार विमर्श के लिए, देखिए 1575 ईस्वी में धार्मिक विचार विमर्श के लिए, धार्मिक विचार विमर्श के लिए, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में क्या कराया गया? एक अकबर ने एक किसका निर्माण कराया? इबादत खाने का। ठीक है, याद रखिए। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर क्या करता था? चर्चा करता था। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत साने फतेहपुर कही जाती है? तो साने फतेहपुर जो है जामा मस्जिद को कहा जाता है। ठीक है, सम्राट अकबर द्वारा बसाए गए शहर फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था दोस्तों? फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया था। ठीक है, याद रखिए। वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल हो गया। ठीक है, तो इसे साने फतेहपुर जामा मस्जिद को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए इसको। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? देखिए, फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है मैं आपको बता। देखिए, फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद है। ठीक है, वहां पे दोस्तों बुलंद दरवाजा है, वहां पे पंचमहल है। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, शेख सलीम चिश्ती का क्या है? मकबरा है। ठीक है, यहाँ स्थित जामा मस्जिद को मैंने बताया क्या बोला जाता है? जामा मस्जिद को साने सीकरी या साने फतेहपुर भी कहा जाता है इसको। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वहाँ पे है। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है दोस्तों? तो आपको मैंने बताया कौन सा नहीं है? अकबरी महल नहीं है, स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल सब वहाँ है। ठीक है, ये आगरा से 36 किलोमीटर दूर है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा से 36 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 1572 में राजमहल शाह किले का निर्माण कराया गया था। यह 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, इस किले में इनमें जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल अथवा सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, बीरबल कोठी आदि प्रमुख है। अकबरी महल आगरा किले में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर है? आगरा किले में है अकबरी महल। ठीक है, ध्यान रखिए क्या क्या स्थित है।
दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का जो मकबरा है, जो हुमायूं का मकबरा जो है वो जो है ना ऐतिहासिक और फारसी और भारतीय वास्तुकला का उदाहरण है। सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? देखिए सुलह कुल, ये सुलह कुल की जो एक नीति है, ये शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, सुलह कुल। तो इसको जो प्रतिपादित किया था अकबर ने ही किया था, ठीक है। सुलह 1582 उसमें उसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद इलाही या दीन इलाही नामक एक नया पंथ प्रवर्तित किया। अकबर ही सुलह कुल की नीति, राजनीतिक उदारता, ये जो सुलह कुल है ये राजनीतिक उदारता के बारे में तथा धार्मिक सहनशीलता के बारे में समझाता है, ठीक है ना, की जानकारी देता है, ठीक है। याद रखिए अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा किस पर आधारित थी? तो यह किस पर आधारित थी दोस्तों? सभी पर। राजनीतिक उदारता, सहन शक्ति क्षमता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सुलह कुल का यही मतलब था। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया? देखिए 1580 में जौनपुर के धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध फतवा जारी कर 1580 में अकबर जो धर्मनिरपेक्ष था उसको इस्लाम की उपेक्षा के कारण, इस्लाम की उपेक्षा करने का आरोप वहाँ के इस्लामी गुरुओं ने लगाया, तो अकबर पर जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? देखिए इसमें से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? देखिए अकबर का निर्माण जो है, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। किसका निर्माण करवाया था? अकबर ने बुलंद दरवाजा का, ठीक है। और यह सिकरी का, ये किसके लिए कराया गया बुलंद दरवाजा का निर्माण? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, उपलक्ष्य में कराया गया था, ठीक है। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? देखिए ये अकबर ही है। अकबर प्रजा की भलाई के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, ठीक है। इनके राज्य में फारसी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था, ठीक है ना। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। मैंने आपको बताया पंचमहल, जोधाबाई महल सब फतेहपुर सीकरी में है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो वो पंचमहल है दोस्तों, पंचमहल है, ठीक है। पंचमहल जो है अकबर ने अपनी नवीन राजधानी फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन बनवाए। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था। पंचमहल जो है पिरामिड के आकार का था, ठीक है, और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था यह। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था क्या, कौन सा महल? तो दोस्तों इन्होंने पंचमहल निर्माण कराया था। ये प्रेम महल है, पंचमहल का निर्माण करवाया था, ठीक है, याद रखिए। जहांगीर महल स्थित है कहां पर? तो आगरा में जहांगीरी महल स्थित है, ठीक है, याद रखिए। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है दोस्तों। कहाँ पर है अकबर का मकबरा? सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। यह आगरा से 5 मील दूर पर दिल्ली जाने वाले सड़क पर स्थित है, ठीक है, याद रखिए। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो दिल्ली का लाल किला, ठीक है। दिल्ली का लाल किला अकबर के शासनकाल में नहीं, इसका शाहजहां के शासनकाल में कराया गया था। इसको कब कराया गया था? शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है। इसको मिलाया जाए दोस्तों, देखिए बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा अगर पूछ दिया जाए तो बाबर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? बाबर का मकबरा हो गया काबुल में, ठीक है। अकबर का हो गया सिकंदरा में। जहांगीर का कहाँ हो गया दोस्तों बताइए? जहांगीर का हो गया आपको लाहौर में, और शाहजहां का आगरा में, तो ठीक है, ये देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट हुआ दोस्तों, ठीक है। बाबर का काबुल में, ठीक है ना। बाबर का अगर देखिए मैं आपको थोड़ा बता दिए 1526 से 30 तक इसका शासनकाल रहा। अब अकबर का 1556 से कब तक रहा दोस्तों? 1605 ईस्वी तक। जहांगीर का 1605 से 1627 तक, और शाहजहां का 1627 से 1658 तक, ठीक है, याद रखिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान रखिए। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची को मिलान करना है, ठीक है दोस्तों, सूची को मिलान करते हैं। तो फिर वही से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, बाबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदर। बाबर का कहाँ है दोस्तों बताइए? बाबर का हो गया काबुल में, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ हो गया?
हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में हो गया, ठीक है। अकबर का सिकंदरा में, और जहांगीर का दोस्तों कहाँ हो गया, लाहौर में, ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वह कौन थे? देखिए, अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, और महाभारत का फारसी अनुवाद क्या, रज्मनामा, महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता था? महाभारत का फारसी अनुवाद जो है वो क्या कहलाता था दोस्तों, रज्मनामा। क्या कहलाता था? रज्मनामा, ठीक है, याद रखिए। और किसने किया था? ये फैजी ने किया था। निम्न में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? देखिए, महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, ठीक है। देखिए, निर्देशन में हुआ था फैजी का, और किसने अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, ठीक है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? देखिए, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था दोस्तों? रज्मनामा। क्या था? रज्मनामा। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है दोस्तों? रज्मनामा। एक ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने, याद रखिए, किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। निम्न में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो अब्दुल कादिर बदायूनी, याद रखिए, महाभारत का रज्मनामा का। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी? वो मोहम्मद हुसैन थे दोस्तों। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई थी। अकबर के दरबार में यह एक प्रसिद्ध ग्रंथकर्ता में से एक थे, ठीक है, ठीक है। ये कश्मीर के रहने वाले थे मोहम्मद हुसैन। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था वो कौन था? हरि विजय सूरी था, ठीक है। हरि विजय सूरी एक जैन साधु था, ठीक है दोस्तों, एक जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और इसे जगत गुरु की उपाधि दी गई थी, ठीक है। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो वो हरि विजय सूरी थे, ठीक है, हरि विजय सूरी को सम्मानित किया गया था। इन्हें युग प्रधान की उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी? युग प्रधान की उपाधि अकबर ने दी थी, युग प्रधान की उपाधि। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? देखिए, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दसवंत जो था प्रसिद्ध चित्रकार था। कौन था? दसवंत, ठीक है, याद रखिए। बहुत सारे थे। अबुल फजल ने अपने आईनी अकबर में बहुत सारे नाम गिनाए हैं, तो कौन कौन से थे मैं नाम बताया तो प्रसिद्ध दसवंत, बसावन, ठीक है ना, केशव लाल मुकुंद, बहुत सारे उसके दरबार में थे। केशव लाल मुकुंद, फारूक कलमक, माधु, जगन महेश, बहुत सारे थे। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? देखिए, एलिजाबेथ का समकालीन भारतीय राजा अकबर था, ठीक है दोस्तों। कौन था? अकबर था। दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। भारत में उसमें अकबर का शासनकाल था, ठीक है। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वह कौन है? उन्होंने अबुल फजल हैं जिन्होंने अमेरिका की खोज का क्या किया है? उल्लेख किया है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? वो रॉल्फ फ्रिंच थे। कौन थे? रॉल्फ फ्रिंच। 1583 से 91 के बीच वो भारत आए थे। फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था ये। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को काल के अनुसार व्यक्त करिए। तो देखिए, सबसे पहले जाजिया की समाप्ति की उसने कब? 1564 ईस्वी में। इबादत खाना का निर्माण कब किया? 1575 ईस्वी में, ठीक है। दीन इलाही की स्थापना कब की? 1582 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिए ये। और 1579 ईस्वी में उसे महजर पर हस्ताक्षर किया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया? देखिए, 1572 ईस्वी में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। देखिए, 1572 ईस्वी में सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा, ठीक है ना। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण कर दिया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने के लिए भेजा और बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद खां को एक युद्ध में पराजित किया, ठीक है। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद खां को हराने भेजा और 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया, ठीक है। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल क्या हो गया? भाग गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 1572 नहीं होगा दोस्तों, 1576 में पूर्ण इस पे अधिकार कर लिया मुगलों ने पूरे बंगाल तथा इस पे, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1576। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे, आप ध्यान रखिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यही तक समाप्त मैं करता हूँ। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है दोस्तों।